लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी हो चुकी है। राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी अपनी अपनी कैंडिडेट यानी प्रतिनिधि उतार चुकी है। नेशनल पार्टी में अभी भी पूरी पत्ता नहीं खोला गया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि राष्ट्रीय पार्टी और जो प्रतिनिधि उतार रही है लोकसभा चुनाव 2024 में, उनका मैनिफेस्टो भी अभी तक नहीं आया है। राजनीति की चर्चा सिर्फ घर में नहीं होना चाहिए, व्हाट्सएप में नहीं होना चाहिए, राजनीति की चर्चा फील्ड में होना चाहिए। और अब तो चुनाव आ चुका है और इस राजनीति को अगर सुधारने का किसी को बीड़ा है तो वह युवा को, वह पढ़े लिखे लोगों को, जो अच्छे प्रतिनिधि के बारे में ज़रूर सोचे। और अच्छे प्रतिनिधि के बारे में सोचे ही नहीं, अच्छे प्रतिनिधि आगे आकर मैदान में अपनी बात रखे, अपनी जन समस्या का समाधान के लिए कुछ कार्य किया जाए। और इसमें बहुत ही अच्छा प्रयोग, शक्ति और सोच के साथ आगे बढ़ने वाले हैं सौरभ विष्णु। निर्दलीय प्रत्याशी है, एजुकेटेड है, एजुकेशन इनका बहुत ही अच्छा है और जर्नलिज्म अच्छा खासा समय बिता चुके हैं और बेवाक किसी कॉरपोरेट को या आईना दिखाने का काम करते हैं। सौरभ विष्णु जी अब आज हमारे साथ हैं और लोकसभा 2024 की तैयारी में वह भी जुड़ गए हैं। तो हम सौरभ विष्णु जी को हम स्वागत करते हैं अपने एडी लाइव चैनल में। जनता के बीच आप किन किन समस्या को लेकर मैदान में आए हैं? सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार। सबसे पहले मुद्दा है मेरा इंडस्ट्रियल टाउन को रोकना। जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउन को रोकने का ज़रूरत है। दूसरा मुद्दा है मेरा मालिकाना हक को, कि कैसे मालिकाना हक लोगों को दिलाया जो सालों साल से पेंडिंग है। इसमें सिर्फ बस्ती वाले ही नहीं, जो 10,380 सबलीजधारी हैं उनका भी मुद्दा बनता है। इनके पक्ष में हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक केस भी दायर किया है। उस केस के बारे में डिटेल हम लोग बाद में शेयर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा है। चौथा मुद्दा जो है वो जॉब्स का है, जो निबंधन पुत्रों और दूसरे टेम्प्रोरी एम्प्लॉय और ठेकेदार मज़दूरों का है। उसके साथ बिजली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, पानी की समस्या है कई शहरों में, कई मोहल्लों में। और इसके अलावा जो भी हमारी ट्रेन की सुविधाएं हैं और स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। स्वास्थ्य का बहुत अकाल है जमशेदपुर के अंदर। आप देखिए कि सिर्फ एक TMH हॉस्पिटल है जिसमें आप अगर एडमिट होने जाइएगा भी तो आपको 20,000 रुपया लगेगा। और घुसते साथ ही जो प्राइवेट और जो नॉन प्राइवेट सिटीजन्स हैं उनके बीच में और कुछ मुद्दा उसके अलावा जमशेदपुर में मेट्रो ट्रेन एक प्रपोज़ की है हम, कि चूँकि जमशेदपुर में हमारे पास 3 निकाय है, हम लोगों को शहरी क्षेत्र और इंडस्ट्रियल टाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को अब मेट्रो सिटी के लिए क्वालिफ़ाई करना चाहिए। तो मेट्रो सिटी में क्वालिफ़ाई करते ही रांची के तर्ज पे, देखिए रांची में इतना काम हो रहा है, दिल्ली के तर्ज पे हमारे पास भी मेट्रो ट्रेन होना चाहिए जिसमें हम सारे देहाती क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों को हम जोड़ पाएँ। इससे हमारा आने जाने का समय बचेगा, रोज़गार बचेगा। इसके अलावा जो आयुष्मान कार्ड वाले हैं, आयुष्मान कार्ड वाले आज धक्का खा रहे हैं MGM में। तो आयुष्मान कार्ड वालों को बहुत ज़रूरी है सब प्राइवेट और बड़े अस्पतालों से जोड़ना। और उसके अलावा बहुत सारे बड़े ब्रांड्स को बुलाने की ज़रूरत है जमशेदपुर में, जैसे पारस हॉस्पिटल हो गया, एम्स हो गया, मैक्स हो गया। ये सब बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं। आप जाइए रांची में, बगल में ही देखिए। रांची जब झारखंड बना था तो रांची का विकास बिल्कुल ही नहीं था, हम लोगों ने जमशेदपुर का विकास। क्या कारण है कि लोकसभा चुनाव में एकदम अचानक प्रतियोगिता में आ जाना, राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं है और राजनीतिक फील्ड में उतर जाना? जी, इसका बहुत सारा कारण है। सबसे मेन कारण ये है कि आप जमशेदपुर में अगर आप देखिएगा किसी भी पुराने प्रत्याशी को, तो किसी के पास घोषणा पत्र, आज भी हम इस समय पे आ गए हैं जब इलेक्शन सर पे है और कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं हुआ है लोगों का, और घोषणा पत्र तो बहुत बड़ी बात है। तो कोई भी यहाँ मुद्दा पे जमशेदपुर में काम नहीं कर रहा। जमशेदपुर में राजनीति का मतलब हो गया कि सिर्फ जातीय समीकरण लगाओ, किसी पार्टी का टिकट लो और इलेक्शन जीत जाओ। ठीक है, आप इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या कीजिएगा? क्या कोई विजन है आपके पास, या कोई भी तरह का
शून्य स्थित एक लाइन पे आप चल रहे हैं कि शहर को हम 5 साल में कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे। सिर्फ हमारे यहाँ शिलान्यास होता है कि हम लोगों ने ये शिलान्यास कर दिया, यहाँ जाके मूर्ति लगा दिया, वहाँ जाके नारियल फोड़ दिया, उस पर अपना नाम लिखा दिया। हर जगह आप जाइए बोर्ड पे सांसद का नाम लिखा हुआ है कि सड़क बना रहे हैं, विधायक का नाम लिखा हुआ है कि हम यहाँ बिजली सप्लाई कर रहे हैं। सांसद और विधायक जो है ये लोग बिजली और पानी सप्लाई करने के लिए नहीं है, ये सब पार्षद का काम है। तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इसलिए खड़े हुए हैं कि हम अपने शहर को पूरे राष्ट्रीय लेवल पर रिप्रेजेंट कर पाएँ। अगर आप देखिए तो आज के दिन में झारखंड सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट है, सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट हम लोग बन गए हैं, जबकि अब ये विडंबना है क्योंकि हम लोग सबसे अमीर स्टेट है। आप कॉर्पोरेट से सवाल उठाकर बोर्ड को कैसे अपने कन्वर्ट कीजिएगा? देखिए, टाटा के प्रति लोगों का बहुत प्यार है और टाटा से हमको भी बहुत प्यार है। ऐसा बात नहीं है कि हम टाटा कंपनी से नफ़रत करते हैं, टाटा से हमको भी प्यार है। लेकिन हमको जब पता चला कि टाटा का विज़न क्या है, लास्ट 100 साल में किस तरह से टाटा षड्यंत्र के थ्रू इंडस्ट्रियल टाउन यहाँ बनाने की कोशिश कर रही है। बताइए, अगर इंडस्ट्रियल टाउन का हम लोग गठन होने देते हैं तो सबसे पहला ये है कि हमारा वोटिंग राइट मर जाएगा। तो लोग इस पर आर्ग्यू करते हैं कि वोटिंग राइट का ज़रूरत क्या है, टाटा तो बिजली पानी दे ही रही है। तो फिर हम लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगाने का क्या ज़रूरत था? ईस्ट इंडिया कंपनी तो हम लोग के लिए रेलवे बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी तो हम लोग के लिए टेलीकम्युनिकेशंस लाइन बिछाया, स्टील इंडस्ट्री लगाया, हम लोगों को लॉ आईपीसी सीपीसी लॉ बना के दिया। तो हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों भगा दिए? आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का सोच में टाटा कंपनी को रख दिया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कॉरपोरेशन या कोई भी पार्टी अगर हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे प्रहार करता है, अगर वोटिंग राइट पे प्रहार करता है कि हम आपको वोट देने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बिजली देंगे, पानी देंगे, आपको सोना का, अरे आप सोना का सड़क दीजिएगा तब भी हम लोग आपको वोटिंग राइट नहीं छोड़ेंगे। यूरेनियम के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता, आपने उसके ऊपर भी बहुत काम किया, तो उस क्षेत्र में आपको क्या डिस्टर्बेंस लग रहा? जी, पहले हम जब यूसीएल के ऊपर काम शुरू किए तो इस तरह का भय का माहौल था कि लोग मेरे गाड़ी से चलते हुए उतर जाते थे। वो लोग कहते थे कि भैया आप यूसीएल पे काम कर रहे हैं तो हम लोग को आपके गाड़ी में बैठना भी नहीं है, क्योंकि किसी को पता चल जाएगा कि अगर आप यूसीएल पे काम कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं तो हमको कंपनी परेशान करेगी, हमारे साथ मारपीट हो सकता है, हमको टेंडर से निकाला जा सकता है। 10 तरह का भ्रम था। और यूरेनियम एक ऐसा सेंसिटिव प्रोडक्ट है जिसमें यूरेनियम में बात करने से पहले ऐसा लगता था कि यूरेनियम में बात कीजिएगा तो आप एंटी नेशनल हो गए। लेकिन हम कभी यूरेनियम लॉबी के ख़िलाफ़ नहीं गए, हम कभी भी यूरेनियम माइनिंग के ख़िलाफ़ नहीं गए। हम यूसीआईएल को इस बात में यूसीआईएल का विरोध किए कि यूसीआईएल जो वादा वहाँ के लोगों से की थी ज़मीन लेने समय, वो सब वादा पूरा नहीं हुआ है। आप देखिए कि यहाँ विस्थापित का कितना बड़ा प्रॉब्लम है। चाटीकोचा में तो एक गांव में हम आंदोलन किए, चलिए उन लोगों को 14 एकड़ ज़मीन मिला है, वो भी अभी पूरी तरह से पेपर में नहीं मिला है, लेकिन एक वादा हुआ है तो हम लोग कहीं पहुँचे हैं। वैसे 100 से भी ज़्यादा विस्थापित का गाँव है जिसमें उन लोग को नौकरी का वादा किया गया था, उन लोग को विस्थापन का वादा किया गया था। वो लोग, आप देखिए कि जहाँ रेडियो एक्टिव कचरा गिरता है वहाँ से 100 मीटर ज़्यादा दूर पर रहते हैं। और कंपनी का ये स्टैंड है कि वहाँ में तो यूरेनियम है ही नहीं। हम मांग किए हैं, अभी एक मेरा घोषणा पत्र में भी है कि वहाँ में प्लूम का टेस्टिंग होना चाहिए। प्लूम का टेस्टिंग हवा में नहीं होता है, प्लूम का टेस्टिंग ज़मीन के अंदर होता है। मतलब आप एक ड्रिल करके और ज़मीन के अंदर जाते हैं, मतलब 500-600 मीटर तक, और प्लूम जो है कचरा एक तरह एकत्रित हो जाता है। ये पहला टेस्टिंग किया गया था अमेरिका के बेथपेस शहर में, जहां अपोलो रॉकेट्स बनाती थी, जो अमेरिकन नेवी थी वहां में। तो वहां भी जादूगोड़ा जैसा सेम प्रॉब्लम हो गया। तो अमेरिकन नेवी कही कि नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई रेडिएशन नहीं है। तो लोगों ने जाके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कई साल केस चला, उसके बाद लोग वहाँ जीते। ये प्रूफ हुआ कि वहाँ में यूरेनियम है, और ये प्रूफ प्लूम टेस्टिंग के हिसाब से हुआ। हम प्लूम टेस्टिंग में एक भारत की सरकार के एक शिवपुरी कह के एक प्रोफेसर हैं, हम उनसे कांटेक्ट किए थे। तो वो प्लूम के स्पेशलिस्ट हैं। जापान में जब हिरोशिमा की नहीं, अभी जब जो सुनामी जो आया था उसमें जो न्यूक्लियर हैजर्ड जो फैला था, तो उसमें हमारे देश में भी बहुत चिंता फैल गया था कि कहीं समुद्र के रास्ते से रेडिएशन कचरा हमारी तरफ, प्लूम हमारी तरफ नहीं आ जाए। तो डॉक्टर शिवपुरी ने जाके स्टेटमेंट दिया था कि नहीं, वो प्लूम स्पेशलिस्ट हैं। तो हम डॉक्टर शिवपुरी को
जाके रीच किए हैं, उनको कहें कि भाई आप हमारे एरिया अभी जादूगोड़ा, तो एक्नॉलेज किए कि जादूगोड़ा में रेडिएशन का बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम उनसे प्लूम टेस्टिंग की मांग की है तो हमसे 8 करोड़ रुपया का मांग की है डॉक्टर शिवपुरी। तो 8 करोड़ रुपया हम तो नहीं दे सकते हैं, हम तो एक इंडिविजुअल है, हम तो काम कर रहे हैं। लेकिन 8 करोड़ रुपया अगर गवर्नमेंट का आदेश हो, अगर वहाँ में प्लूम का टेस्टिंग हो, तो ये दूध का दूध, अब पानी का पानी हो जाएगा कि यूरेनियम कितना ज़्यादा है। और इस यूरेनियम से खतरा सिर्फ गाँव वालों को ही नहीं है, इस यूरेनियम से खतरा हमारे शहर वासियों को भी है। आज आप देखिए कि 1980s के बाद जमशेदपुर में कितना सारा कैंसर का मरीज सब आ गया है अचानक से। अगर हम मानगो आते हैं तो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। अगर किसी कारण मानगो जाम हो जाए तो हमको लगता है कि जमशेदपुर कट जाता है, खास करके छोटे छोटे बच्चे, एम्बुलेंस। इसमें आपने क्या विचार किया है? इसमें आप मैनिफेस्टो में डालें? जी, ये मेरे मैनिफेस्टो में है, क्योंकि मानगो का, हम भी मानगो में रहते हैं और मानगो का प्रॉब्लम एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है। ट्रैफिक का समस्या इतना ज़्यादा है कि स्कूल बच्चों को हम लोग छोड़ने जाते हैं तो कभी कभी 1 से 1.5 घंटे फंसे रहते हैं। अभी हाल ही में एक महिला ट्रैफिक जाम में फंस के मर गई। और ये सब हमको लगता है कि हम लोग इनसेंसिटिव हो चुके हैं, कि हम लोग जानते हुए भी कोई आदमी ट्रैफिक में मर जाता है, उसकी तरफ कोई आवाज़ नहीं होता, कोई आंदोलन नहीं होता, सिस्टमेटिकली हम लोग चुप हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग का सिचुएशन जो है बहुत ख़राब है और हम लोग इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इस मानसिकता से निकलना होगा। जो करना है वो हम ही लोग को करना है। सरकार हम लोग बनाते हैं, सरकार हम लोग चलाते हैं, तो विरोध भी हम ही लोगों को करना होगा। मानगो मेरा मैनिफेस्टो में है। मानगो में फ्लाईओवर जो बनने का योजना है, उस पर अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर हम अलॉट होते हैं, हम नॉमिनेट होते हैं, जनता हमको चुनती है, तो हम इमीडिएटली जो लोकल प्रतिनिधि है, वहाँ के जो विधायक है, उन पर दबाव बनाएंगे, सरकार पे दबाव बनाएंगे, टाटा स्टील पे दबाव बनाएंगे कि वहाँ जल्द से जल्द फ्लाईओवर बना के 5 साल के अंदर में ही हम लोगों को आने जाने का जो ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है उससे रिलीफ मिल सके। डिमना से लेकर आपका बाड़ागोड़ा तक पूरी तरह नेचुरल क्लाइमेट में आता है। इसके ऊपर आपने कुछ विचार किया, मैनिफेस्टो में जोड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डिमना बहुत ही अहम क्षेत्र है। डिमना लेक जो है, डिमना लेक थोड़ा सा विवादित भी है, क्योंकि वहाँ 1819 एकड़ जो ज़मीन है वहाँ के रहिए, तो कहना है कि टाटा स्टील ने धोखा से वो ज़मीन को ले लिया है। तो डिमना का विकास होने से पूरा मानगो का विकास हो सकता है। अगर हम लोग टाटा स्टील से बात करें और हम लोग निकाय के माध्यम से हम लोग उसमें टूरिज़्म को डेवलप करें, तो हम लोग बड़े बड़े पार्किंग लॉट्स बना सकते हैं, हम लोग टूरिज़्म को वहाँ में प्रमोट कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए राजस्व वसूल कर सकते हैं, जिससे लोकल्स को वहाँ में जॉब मिलेगा। लोकल्स को इस चीज़ पर भरोसा नहीं है कि अगर विकास का रास्ता खुलता है तो हम लोगों को जॉब मिलेगा, क्योंकि आप चांडिल में जाके देखिए, विस्थापित के साथ वही होगा। आप जमशेदपुर में देखिए, विस्थापित के साथ वही हुआ। जादूगोड़ा क्षेत्र में जाके देखिए, विस्थापित के साथ वही हुआ। घाटशिला क्षेत्र में देखिए, हिंदुस्तान कॉपर के भी विस्थापित के साथ वही हुआ। तो आज लोग केबल कंपनी में भी वही हुआ। तो आज जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के बहुत पुराने हम लोग बिहारी समुदाय के लोग हैं, हम लोग सब लोगों का जो मंशा है वो स्पष्ट है कि हम लोगों को नौकरी चाहिए। लेकिन हम लोग किस पे विश्वास करें? कॉरपोरेशन पे विश्वास कर नहीं सकते। कॉरपोरेशन से बात करती है, फिर कॉरपोरेशन पूरा नहीं करती है। और बहरागोड़ा क्षेत्र तक, बंगाल से आप नया साल में देखिएगा कि लाखों करोड़ों सैलानी आते हैं यहाँ पे, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, बस में भर भर के आते हैं। अगर उन सैलानियों से हम लोग थोड़ा थोड़ा राजस्व वसूल करें तो हम लोग का साल भर का जो खर्चा है, जो बेसिक खर्चा है, वो 2 महीने 3 महीने का पीक सीज़न में हम लोग कमा सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि टिस्को को वहाँ गेस्ट हाउस 2-2 3-3 बना हुआ है। वहाँ टाटा के लोग जो हैं वहाँ जाते हैं, अपना ऐश मौज करते हैं। हम लोकल लोगों के लिए क्या है यहाँ में? हम लोग को वहाँ 5 बजे शाम के बाद पुलिस खड़ा भी नहीं होने देती है। आप जाइए तो 5 बजे जैसे अंधेरा शुरू होगा, वहाँ में एक लाइट का भी व्यवस्था नहीं है, कोई बिजली नहीं जलता है। आप वहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं शाम ढलने के बाद। ये शहर है कि एक जेल है। शहर में तो आज़ादी होना चाहिए ना लोगों को। करिए रात का 10 बजे आप जाइए अमेरिका जैसे शहर में, वो अमेरिका छोड़िए, आप बॉम्बे जाइए, बॉम्बे को कहते हैं अ सिटी नेवर स्लीप्स, एक शहर जो कभी नहीं सोता। हमारा शहर 6 बजे शाम में डिमना में सो जाता है। पटमदा क्षेत्र जो एक ग्रामीण क्षेत्र है, इधर अगर आप चल जाते तो पोटका ग्रामीण क्षेत्र, बाड़ागोड़ा ग्रामीण क्षेत्र, और इधर हम लोग देखा है तो ग्रामीण क्षेत्र का बीच में शहर है, आधुनिक शहर। लेकिन आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो 70 साल जैसे पहले जैसे खेती होता था वही ट्रेडिशनल आज भी वहाँ फल सब्जी लेके आता है, हम लोग का शहर में बिक्री करता है। लेकिन आज भी वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, और जिसके कारण से कभी भी वो क्षेत्र नहीं उड़ा। वो भी आपके वोटर है, तो उनके लिए क्या मैनिफेस्टो है आपके पास? जी, अभी हम चांदनी चौक पे गए थे, वहाँ बहुत बड़ा समाज है जो खेती करता है, तो उन लोगों का हम समस्या सुने। उन लोगों का सबसे पहला समस्या ये था कि उन लोगों को बीज समय पे मिलता ही नहीं है।
अब ये बताइए, सरकार बीज भी मुहैया कर देती है, बीज आता है और बीज लेट मिलता है। अगर बीज लेट मिलेगा तो फिर किसान कैसे उसको उपजाऊ कर पाएगा, कैसे उसको समय पे लगा पाएगा। जब बारिश होगा तो उस अनुसार नहीं होगा, क्योंकि उसका फसल छोटा रहेगा, क्योंकि वो बीज लेट लगाया। तो ये सब बहुत बड़ा समस्या है, और ये सब बहुत स्थानीय लोगों का एक टीम बना के इसको सॉल्व किया जा सकता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो उस क्षेत्र के विधायक हैं, अगर वो लोग एक ऑफिस खोल के एक जनप्रतिनिधि वहाँ दे के और किसानों के बीच में अपना एक अभियान चलाना शुरू करें, तो ये सब क्षेत्र का बहुत विकास हो सकता है। क्योंकि ड्रग्स जो हमारे युवा को पूरी तरह आगोश में ले चुका है, और यह समस्या में हमें लग रहा है कि जमशेदपुर भी उस शहर में गिनती नहीं हो जाए जो दमन का है, जो गोवा का है। तो यह शहर किस ओर जा रहा है, इसके ऊपर आपने सोचा है कि इसके ऊपर भी काम किया जाए, विचार किया जाए? ये ड्रग्स में अगर युवाओं को खेलने का जगह नहीं मिलेगा, जो 14-15 साल के लड़के हैं वो सबसे ज़्यादा ड्रग्स कर रहे हैं। हम नहीं बोलेंगे कि 20-25 साल का लड़का ड्रग्स कर रहा है। आप जाके देखिए, सोनारी में देखिए, कदमा में देखिए, 14 साल, 13 साल, 15 साल का लड़का बैठ के ड्रग्स कर रहा है। तो सारा मैदान तो छेक दिया जा रहा है, बच्चा खेल नहीं रहा है। जब वो 18 साल का हो रहा है तो उसको अब करने के लिए नौकरी नहीं है। उसको पता है कि मेरा ज़िंदगी जो है वो 8 से 10 हज़ार ठेकेदार मजदूर के यहाँ में खटनी होने वाला है। वो जाके कहानी सुनता है कि किस तरह से उसका भाई या उसका भाई का भाई जो है वो 10,000 रुपये में जब कंपनी से खट के आता है तो उसका हालत क्या है, वो परिवार नहीं चला पाता है, जबकि वो कड़ा परिश्रम कर रहा है। तो उससे मन में उसका एक फ्रस्ट्रेशन आता है। अब वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा? उसके पास खेलने की जगह नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं है। शिक्षा का भी वही हाल है। आप देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, मतलब उसका फ़ीस इतना ज़्यादा हाई है। हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हम लोग क्यों डिपेंड हैं? हम लोग ने, टाटा स्टील ने 10,000 करोड़ रुपया शिक्षा का पैसा दूसरे देशों को दे दिया। हमारे यहाँ में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का आउटसोर्स करके डैमेज कर दिया। कोल्हान में अगर झारखंड का हम लोग बजट देखें तो 11,800 करोड़ रुपए शिक्षा का बजट है। उसमें कोल्हान में 12 से 13% हमको बजट मिलता है, मतलब करीब 15 से 1600 करोड़ हमको कोल्हान का आता है। तो क्या टाटा स्टील या सरकार मिलके पीपी मोड में नहीं चला सकती थी शिक्षा को? जहाँ टाटा स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, सरकार जो है कंप्यूटर प्रोवाइड करती और करिकुलम प्रोवाइड करती, हम लोग सारे स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम में बदल देते, तो बच्चों को तो कुछ तो दिखता कि हाँ भाई, हमारे लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो सस्ता है, हमारे लिए यहाँ जॉब ट्रेनिंग है, हम दूसरे कंपनीज़ को लेके आ सकते हैं। जो अभी टाटा ने फॉक्सकॉन में, जो आईफोन जो कंपनी बनाती है, 40,000 करोड़ रुपए का टेंडर जीता। उसमें 20,000 नया जॉब्स का क्रिएशन हुआ। उसमें मिनिमम जो एक एम्प्लॉय का जो पेमेंट है फ़ोन असेंबली करने वाला का, वो 28,000 रुपये है। आप बताइए, ये सारा जॉब तेलंगाना चला गया। यहाँ के सांसद ने विरोध किया, यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया। जमशेदपुर को लोगों को पता भी है कि टाटा कंपनी 20,000 जॉब तेलंगाना लेके गई और झारखंड और जमशेदपुर नहीं लेके आई। क्या हम लोग असेंबली नहीं कर सकते हैं? हाइड्रोजन प्लांट तो कल ही उद्घाटन हुआ है कमिंस के। फिर देखिए, हाइड्रोजन प्लांट वगैरह जो है वो अलग किस्म का जॉब्स है। हम लोग को हाईटेक जॉब्स चाहिए, हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर का जॉब्स चाहिए, हम लोग को आईटी का जॉब्स चाहिए। हम लोग झारखंड में हैं, हमारे पास खनिज है, तो हम लोग सिर्फ खनिज खोद रहे हैं। एक घोषणा पत्र में मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, नारा हम दिए हैं कि जिसका ज़मीन उसका खनिज। ये सुप्रीम कोर्ट का एक 5 बेंच का डिसीजन है कि झारखंड में जो भी जिसका भी ज़मीन है उसको उसका हक मिलना चाहिए मुआवजे के रूप में, अगर उसके ज़मीन से आप खनिज निकालते हैं। लेकिन ये ऑर्डर में भय का माहौल क्रिएट होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जिसका ज़मीन है, भय का ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को 5% रॉयल्टी मिलने का ज़रूरत है, उससे उनका आय शुरू होगा। बहुत सारा मुद्दा है जो हम उठा रहे हैं। चुनाव का टाइम है, 5 साल वह फिर आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। यही 5 साल में आप उनसे जो मन वो बनवा सकते हैं। शहर में पैसा है, योजना भी है, कॉरपोरेट के पास भी पैसा है, जॉब भी है, बस उसको सवाल करना है। और ये सवाल अगर होगा तो लोकसभा संसद भवन में होगा। तो वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है बहस करेंगे, तर्क करेंगे। ऐसा संसद की मांग हर जनप्रति, हर लोकसभा क्षेत्र में मांग किया जाता है। सौरभ विष्णु जी भी एक कोशिश कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी मैनिफेस्टो की जो विषय उन्होंने लिखा है उसी में सवाल जवाब था। और हमें लगता है कि सौरभ विष्णु जी को या तो
जो डिसीजन लेना है जनता का, लेकिन हमारे काम है इनसे सवाल पूछना और नेक्स्ट इंटरव्यू में इनसे और सवाल पूछा जाएगा और विषय में चर्चा किया जाएगा। लेकिन आज फर्स्ट इंटरव्यू है सौरभ विष्णु जी का, और उनके बाद हम इनको दूसरा इंटरव्यू में दूसरे विषय में ज़रूर इस जमशेदपुर लोकसभा की चर्चा करेंगे। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।